और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th के सिविक सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे। थर्ड पार्ट है ये, यानी लास्ट पार्ट है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है? तो देखिए, जो इसके वैल्यूज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जो स्ट्रगल हुए हमारे फ्रीडम के दौरान, या फिर वर्ड इन टर्न नेचर बाय इट, या फिर जो सब हमें जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी, दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सब जो वैल्यूज़ थी ना, वो सब जो है प्रेम्बल के तौर पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखी होती हैं। तो दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ने जाते हैं तो फर्स्ट पेज पे जो होता है ना, वो प्रेम्बल कहलाता है। तो जो इंडिया का जो प्रेम्बल है वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है कि किस तरह से स्ट्रगल किया हम लोगों ने अपने फ्रीडम के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कोई भी, वो स्टार्ट कैसे होता है? वो जो है बेसिक वैल्यूज़ से स्टार्ट होता है। उसमें बेसिक वैल्यूज़ आपको प्रेम्बल के तौर पे लिखे जाते हैं। तो जो ये बेसिक वैल्यूज़ होता है फर्स्ट पेज पे, इसी को प्रेम्बल कहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन बिगेन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए प्रेम्बल। तो अमेरिका के मॉडल के जैसा ही, जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पेज पे प्रेम्बल देखने को मिलता है। तो उसी की देखी देखा बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने अपने प्रेम्बल बनाए हैं। ये है यूएस का जो है प्रेम्बल, ये है साउथ अफ्रीका का। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग देखते हैं अपने प्रेम्बल को। Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keyword। तो चलिए हम लोग अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं। ये कुछ हमारा प्रियम्बल है और इसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझते हैं। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, वो लाइक ऐसा लगता है जैसे कोई पोएम है। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेटेवर इट इज़ गुड और बैड। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या सही है क्या गलत है? और ये जो है प्रियम्बल जो है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, आत्मा है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। और ये तो सबको याद होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को तो याद नहीं होता है, इसे आप लोग इसे ध्यान से देखिए, इसको याद रखिए। तो प्रियम्बल में हमारे फर्स्ट पेज पे ही लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं। इसका क्या मतलब है, वी पीपुल द इंडिया? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representative and not handed down to them by a king or any outside power। तो देखिए, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग भारत के लोग हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारे ही द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया गया है। किसी राजा महाराजा ने हमें या किसी बाहर की ताकतों ने आके हमें ये नहीं दे दिया है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग भारत के हैं, भारत के लोग हैं, और हम लोगों को यह बिल्कुल निश्चय करके रखना चाहिए कि भाई हम लोग सवेजन हैं। सवेजन मीन्स क्या होता है? पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर्स डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सवेजन का मतलब होता है कि हम लोग खुद अपने निर्माता हैं, ठीक है, और जो है जो भी डिसीजंस हैं हमारे इंटरनल मैटर के या फिर एक्सटर्नल मैटर के, उसमें कोई भी एक्सटर्नल बाहर का पावर का आदमी या कोई भी गवर्नमेंट आके हमें सजेस्ट नहीं कर सकती, हमारे लिए कुछ भी कर नहीं सकती। और डिक्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी तरह से हमारे भारत देश की सरकार को नहीं कुछ कह सकती। तो ये सवेजन का मतलब होता है। सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जो वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है हमारे देश की, वो जो जनरेट की जाती है सोशली, वो सब लोगों को जो है इक्वल रूप से शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती रहेगी अपनी ऑनरशिप को, लैंड को, जो भी कुछ लैंड है गवर्नमेंट के पास उसको, और इंडस्ट्री वगैरह को, जिससे कि सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ खत्म हो जाए या ये न रहे। तो ये होता है सोशलिस्ट होना। सेकुलर क्या होता है? सेकुलर के लिए है कि भाई सभी धर्मों की बात होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक धर्म। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। लोगों के पास पूर्ण रूप से आज़ादी होगी को किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा कि भारत देश में ये धर्म है, भारत देश का धर्म ये है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म जो है एक प्रकार से ही ट्रीट किए जाएंगे और सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। इसे ही कहते हैं सेकुलर। तो सेकुलर हो गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है, आपको पता ही है, डेमोक्रेसी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा
बनाई जाए और जहाँ पे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हों उन लोगों के पास जो रूलर्स हैं, और जो है वो अकाउंटेबल भी होने चाहिए, जिम्मेदारी से भरा भी होना चाहिए उन लोगों को जो लीडर्स हैं या फिर जिनको सिलेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है ना वो भी कुछ बेसिक रूल्स पे काम करेगी, ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी ही करेगी। इसे ही कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, तो भाई हम लोगों को पीपुल ऑफ इंडिया है और हम लोगों को यह निश्चय करना पड़ेगा, यह पक्का करना पड़ेगा कि हम लोग ही सवेजन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। फिर आ जाता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, हम लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोगों को जस्टिस मिलेगी। तो ये जस्टिस किस तरह की होती है, जस्टिस कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially for the disadvantaged groups. तो जस्टिस क्या होता है, जस्टिस देखिए उसे कहते हैं कि भाई जो सिटीजन्स हैं ना वो उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पे, चाहे वो कास्ट के आधार पे, चाहे रिलीजियन के या फिर जेंडर के आधार पे, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सोशल इनक्वालिटीज़ हैं उनको कम की जाएंगी, है ना। और जो गवर्नमेंट है उसको भी बहुत सारे वेलफेयर वगैरह पे काम करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो डिसएडवांटेज हैं, ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो समाज में डिसएडवांटेज रही हैं उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा स्पेशली रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं न्याय करना, जस्टिस। फिर आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी मीन्स होता है कि कोई भी किसी को बेवजह नहीं परेशान किया जाएगा। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। तो लिबर्टी का मतलब होता है ये ना कि किसी को भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा, किसी को बिना कारण के परेशान नहीं किया जाएगा। लोग फ्री हैं अपने सोच के लिए, अपनी सोच कैसा वो सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे अपनी सोच को दिखाते हैं और कौन से विचार रखते हैं और क्या वो करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो आज़ादी मिलती है ना उसी को लिबर्टी कहते हैं। इक्वलिटी कैसा, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। ठीक है, इक्वलिटी मतलब वही समानता, सभी लोग जो है इक्वल हैं लॉ के सामने, और जो ट्रेडिशनल सोशल इनक्वालिटीज़ हैं वो सब खत्म होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो सरकार है वो निश्चित करे कि सबके लिए इक्वल होना, जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए हो। फिर आ जाता है हमारे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाई कि ये इंश्योर करना, डिग्निटी, सम्मान, अपने इंडिविजुअल की किसी का आप अपमान नहीं कर सकते। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम लोगों को ऐसे आपस में बिहेव करके रहना चाहिए जैसे हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं। नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन्स एज इन्फीरियर, किसी को नीचा किसी को ऊंचा ऐसा हम लोग को नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसी को फ्रेटर्निटी कहते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर जो है 1949 में, टू हर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग यह जो संविधान है हमारा इसको इनेक्ट करते हैं और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। ये हमारा प्रियम्बल है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ भी लिखे गए हैं वो सब जो है उसी का फर्स्ट पेज पे ये लिखा रहता है। अब लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो केवल स्टेटमेंट ही नहीं है या फिर केवल फिलॉसफी ही नहीं है जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंटरनेशनल अरेंजमेंट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के वैल्यूज को भी दिखाता है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के जो कि इस अरेंजमेंट को दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है। ये कह सकते हैं आप कि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रिटेन डिटेल डॉक्यूमेंट, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्विक रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। तो इसके लिए यह भी ज़रूरी है भाई कि इसमें समय समय पे अमेंडमेंट वगैरह होते रहें और इसको अपडेट किया जाता है जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in
अकॉर्डेंस विद पीपल्स इंस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी। समाज में जिस तरह से लोग बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, एस्पिरेशन मिल रही है लोगों को, उसके अकॉर्डिंग में लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो उसमें सुधार होते रहते हैं और किया भी जाता है। दे डिड नॉट सी एज इट एज स्टैटिक एंड अनटेरेबल लॉ। तो इसको मतलब इस तरह से नहीं देखा जाता कि भाई ये अब जो लिख गया वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, इस तरह से नहीं है। इसमें समय समय पे चेंजेस वगैरह होते रहते हैं जिस तरह के एस्पिरेशन सोसाइटी में फैलते हैं। तो सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पे इसमें चेंजेस हुए करते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो ये एक्ट जो अगर नए नए लागू होते हैं, जो चेंजेस किए जाते हैं ना, इसी को अमेंडमेंट कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। तो कौन से लैंग्वेज जो है लीगल होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो डिस्क्राइब करता है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में कौन सी लीगल लैंग्वेज हैं। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो यह बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए मुश्किल होगा कि हम लोग को समझ में ही ना आए। एट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कि हमें समझ में ना आए। Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा वो जो है यह बताता है कि एक व्यक्ति किस तरह से देश पे राज्य कर सकता है, किस तरह से सरकार कर सकता है, सरकार बन सकता है। इट विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। यह भी बताता है कि भाई यह डिफाइन करता है कि किसके हाथ में कितनी पावर रहेगी। एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाई प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और साथ ही साथ यह भी इंश्योर करता है कि जो लिमिट मिली है गवर्नमेंट को या जो राइट्स मिले हैं सिटीजन को वो किसी भी तरह से वायलेट ना कर पाए, या कोई सरकार किसी नागरिक के हकों को वायलेट ना कर पाए। ऐसे भी इसमें रूल्स वगैरह लिखे हैं। The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of working of Indian Constitution. We shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the silent features of the institutional design in the Indian Constitution. Some other aspect will be covered in your textbook next year. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 3 चैप्टरों में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। लेकिन इस बुक में जितना आप लोग पढ़ेंगे ना वो केवल उतना ही नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइलेंट फीचर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल में जो डिज़ाइन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हम लोग अगले साल की बुक में कवर करेंगे। तो चैप्टर यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।